चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एनर्जी टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। देखो, थर्मोडायनेमिक्स का जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने क्या बताया कि एनर्जी का मूवमेंट किस तरह से होने वाला है, इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि एनर्जी किस तरीके से हमें मिलने वाला है ना। इस थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के टर्म्स क्या क्या होंगे इनको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही तो समझेंगे कि किसका किधर मूवमेंट होगा और कैसे होगा और उनमें क्या रिलेशन होगी। तो सबसे पहला टर्म है एनर्जी टर्म, दैट इज इंटरनल एनर्जी। नंबर वन इज इंटरनल एनर्जी। अब इसके बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है ना। इसको डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। अब ये इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल। जो स्टोर्ड रहेगा, जो रहेगी एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, वाटर है, वाटर को आपने हीट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो हम ये नहीं कहते कि वाटर के अंदर बहुत सारा हीट है। हीट जो है वो फ्लो होता रहता है। हीट को हमने क्या पढ़ा था हीट 1 वाले चैप्टर में, व्हाट डू यू मीन बाय हीट? इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी का मूवमेंट होता रहेगा, उसे हीट बोलेंगे। और किस तरह मूवमेंट होता है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हम ये नहीं कहते कि वाटर के अंदर बहुत सारा हीट है, हम कहते हैं वाटर के अंदर बहुत सारा इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो उस जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, और जो फ्लो होगा उसे हीट बोलेंगे। तो दोनों टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना है, वो दो अलग अलग टर्म है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है डिटेल में हमने पढ़ रखा है इसके पहले वाले चैप्टर में, मतलब पहले वाले पार्ट में, केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो मैं डायरेक्ट वहीं से कोट कर लेके इसकी जो फॉर्मूला है उसको यूज करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by gas molecules। एनर्जी possessed by gas molecules is called internal energy। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा यू, डेल्टा में लिख रहा हूँ, डेल्टा इसमें चेंज बोल रहा हूँ, तो इसको लिखते हैं एन सी वी डेल्टा टी, ये लिखते हैं, है ना। अब ये यही क्यों लिखते हैं, इसका प्रूफ इस चैप्टर में आने वाला है कि ये डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी ही क्यों हुई, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो ये जो सी वी है इसका मतलब आपको पता है, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, सी वी का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। और डेल्टा टी का मतलब आप समझ ही रहे, टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, अब समझिए इस पॉइंट को कि इसकी साइन डेल्टा टी के हिसाब से बदल सकती है। जैसे अगर टेम्परेचर राइज होता है किसी भी सिस्टम का, इसका मतलब डेल्टा टी का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। अच्छा, अगर टेम्परेचर फॉल होता है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर फॉल होता है, तो इसका मतलब डेल्टा टी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा यू का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो डेल्टा यू नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर फॉल होना। अच्छा, अगर डेल्टा टी जीरो हो गया तो फिर डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो। इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। तो बताओ कब कब जीरो हो सकता है डेल्टा टी? जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एक और प्रोसेस है जिसमें डेल्टा यू जीरो हो सकता है, क्या? अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है ना। साइक्लिक का क्या मतलब है? जहां से शुरू था वापस वहीं पहुंच गया। इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, देयरफॉर डेल्टा टी इज जीरो। तो अंडर टू कंडीशंस, अंडर टू सर्कमस्टेंसेस, डेल्टा यू विल बी जीरो, अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड अंडर साइक्लिक प्रोसेस। अदरवाइज हर वो केसेस में जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां भी डेल्टा यू जीरो होगी, ठीक है। तो चलो साइन के बारे में लिख लेते हैं कि डेल्टा यू का साइन, डेल्टा यू will be 0 if
delta T is 0, that is in isothermal process and in cyclic process. तो अब से हम डायरेक्ट यूज करेंगे. अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा. और ये पॉजिटिव कब होगा? व्हेन डेल्टा टी इज पॉजिटिव. इसका मतलब व्हेन टेम्परेचर राइजेस, व्हेन टेम्परेचर राइजेस. ठीक है. नेगेटिव कब होगा? when delta T is negative, that is when temperature falls. और 0 कब होगा? when delta T is 0, that is isothermal and cyclic process. ये 3 बातें आपको याद रखनी है. अच्छा, डेल्टा टी का जो चेंज आ रहा है केवल उस पर डिपेंड कर रही है इंटरनल एनर्जी की चेंज. अब वो किस तरह से आपने चेंज लाया टेम्परेचर में, क्या उस पर वो डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं. मतलब आप जिस भी रास्ते से जाएं, जैसे भी स्टेट में चेंज लाएं, उससे मतलब नहीं है. केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करेगा डेल्टा यू. ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन. ठीक है. वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप किस रास्ते से लेके जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता. तो डेल्टा यू के बारे में एक और पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है. यहाँ लिख लेना वेयर. ठीक है. इसमें एक और पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है, वो है कि डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन. ठीक है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन? इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्रोसेस. तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो आइसोथर्मल पे डिपेंड कर रहा है, साइक्लिक पे डिपेंड कर रहा है. तो मैं तो कह रहा हूं उस पर वो 0 हो रहा है. पर अगर आप कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, आइसोबैरिक ले लीजिए तब भी डेल्टा यू यही होगा, आइसोकोरिक ले लीजिए तब भी डेल्टा यू यही होगा, आइसोथर्मल ले लीजिए डेल्टा यू उसमें 0 हो जाएगा. बट फॉर्मूला यही लगेगा हर बार. एडियाबैटिक ले लीजिए तब भी डेल्टा यू का फॉर्मूला यही लगेगा और वैल्यू वही होगी. जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ उस पर ही डिपेंड करेगा. तो चाहे आप आइसोबैरिकली डेल्टा टी का सेम चेंज लाइए या आप एडियाबैटिकली डेल्टा टी का चेंज सेम लाइए, दोनों ही केसेस में डेल्टा यू सेम चेंज होगी या डेल्टा यू का फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. अच्छा, नेक्स्ट जो एनर्जी का टर्म है वो हमें सीखना है, वो है हीट. ठीक है. तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं दोनों ही चीज़ें बता देता हूँ. हीट, तो हीट है ना. तो हीट जो है, ये हीट और ये इंटरनल एनर्जी में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको. तो यहाँ पर मैं Q से डिनोट करूँगा हीट को. ओके. और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको KTG में सिखाया था. Q होता था MS, डेल्टा Q होता था, डेल्टा Q क्या होता था? MS डेल्टा T. कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ा था. यहाँ पे गैस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बात करोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डेल्टा टी. ठीक है. मोलर हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, ये हो गया हीट. तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू NC डेल्टा टी. ठीक है. वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, C is molar heat capacity and delta T is temperature change. फिर से इसकी साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें डेल्टा टी के बारे में बात नहीं होगी क्योंकि डेल्टा टी तो खैर है ही,
पर अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो, स्टेटमेंट लिखा हो ऐसा कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू सिस्टम, अगर सिस्टम में हीट प्रोवाइड करोगे आप, है ना, तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम लिखा हो, रिजेक्टेड बाय सिस्टम, तो वो नेगेटिव होगा। तो हीट इज रिजेक्टेड या हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम, कोई भी एक लैंग्वेज लिखा हो, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम, कोई भी एक लैंग्वेज हो, इसमें डेल्टा क्यू जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो लैंग्वेज के हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन रखना होगा। डेल्टा यू भी अपने वैल्यू को साइन के साथ आप रखोगे कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से आप डेल्टा यू की बात करते हैं। बट क्यू जो है वो क्यू हीट के हिसाब से होगा, अगर गिवन टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, इसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव होगी। अब ये जो सी है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे, अलग अलग प्रोसेस पे अलग अलग सी हो जाता है। जैसे CV का मतलब क्या था, कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप लिख लेना आगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये है अपना मोलर हीट कैपेसिटी किसी जनरल प्रोसेस के लिए। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, दैट इज आइसोबैरिक रखोगे, तो CP क्या कहलाएगा, और कोई और भी प्रोसेस लेके जाओगे तो C उधर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा Q ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोसेस, बिकॉज C डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोसेस। मतलब किस तरह से आप हीटिंग कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट कर रहे हो, या वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट कर रहे हो, है ना, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हीटिंग हो रही है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हीटिंग कैसे हो सकता है? टेम्परेचर में चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो हीटिंग, या देयर इज अ थर्ड फॉर्म विच आई विल टीच यू, वो है वर्क। वर्क से भी एनर्जी का चेंज हो सकता है या टेम्परेचर का चेंज हो सकता है। ठीक है ना, केवल हीटिंग करने से टेम्परेचर चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है, वर्क करने से भी टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। अच्छा, तो ये हो गई अपनी बात, ये हो गया साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हीट इज ए इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? वो होता है जो डिपेंड नहीं करता टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे, ठीक है। लेकिन हीट एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ प्रोसेस, इसलिए इसको स्टेट फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। तो हीट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस पे अलग अलग हीट का वैल्यू होगा। ओके, तो दो टर्म हो गए। पहला टर्म क्या था? इंटरनल एनर्जी में चेंज या इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। दूसरा क्या है? हीट। हीट और इंटरनल एनर्जी दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं। ओके, अच्छा, इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दो तीनों हो सकते हैं। जीरो कब होगा? जब टेम्परेचर में चेंज जीरो है या फिर साइक्लिक प्रोसेस है। पॉजिटिव टेम्परेचर में चेंज तो पॉजिटिव, नेगेटिव टेम्परेचर में चेंज तो नेगेटिव, ठीक है। और ये एक स्टेट फंक्शन है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से प्रोसेस से आप लेके जा रहे हैं या कौन सा प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो हीट है वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम। नेगेटिव कब होगी? व्हेन हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम और हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ये इसका वैल्यू हो गया। और दिस इज अ पाथ फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोसेस। किस प्रोसेस से इसकी हीटिंग हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। There is a third energy term related to thermodynamic process and that is work. क्या है वो? वर्क है। तो वर्क के बारे में थर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं, वर्क, ठीक है। इसको बोलेंगे W। अच्छा, वर्क का क्या हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है? इंटीग्रेशन F डॉट dx।
ये पढ़ रखा है ना। अब इसमें फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स की बात कहाँ से हो गई, और डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, ये हमें समझना है। तो देखिए मैं पूरे टाइम क्या बता रहा हूं आपको कि एक पिस्टन होगा, एक पिस्टन होगा, पिस्टन के अंदर गैस होगी और ये अपना सिस्टम होगा। ओके, ये अपना सिस्टम है, ये पिस्टन, ये गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो पिस्टन है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको ए ले लेते हैं, और ये गैस का प्रेशर पी ले लेते हैं, प्रेशर इज पी। तो बताओ इस पिस्टन पे फोर्स क्या लग रहा है, इस पिस्टन पे फोर्स क्या लग रहा है। मैंने आपको प्रेशर के फॉर्मूले से बताया था कि प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो फिर प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स। लेकिन ये जो फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो दबाता है, हमेशा कंप्रेसिव होगा। जैसे अगर इधर गैस होता तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इधर गैस है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड कंप्रेसिव होगा। प्रेशर का फोर्स हमेशा कंप्रेसिव होता है, ठीक है। तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो गई, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, ये हो गया अपना फोर्स। अब फोर्स इसको स्लाइड डिस्प्लेस कर देता है, स्लाइड डिस्प्लेस करके इसको यहां तक ले आता है, लेट से यहां तक आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, dx, dx ले लेते हैं, x डायरेक्शन में है तो dx ले लिया। अब फोर्स की जगह आपने लिख दिया प्रेशर इंटू एरिया, और जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क हो गया, है ना, बिकॉज डॉट खोलोगे तो कॉस जीरो होगा, तो मैं डॉट खोल दिया और कॉस जीरो रख दिया। अब a इंटू डी एक्स क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज व्हाट, वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेशर इंटू डीवी, पी डीवी का इंटीग्रेशन इज वर्क, ठीक है। तो ये अपना वर्क हो गया। तो इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि ये वॉल्यूम में चेंज डीवी है, ओके। तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन पी डीवी। अब इसी पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि हमारे लिए इस चैप्टर में वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी एक्स ना होकर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी डी वी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का डिस्कशन इसी पे बेस्ड होगा। इसका साइन देखेंगे, ये कैसा है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, और फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए। मीनवाइल आप इसको कॉपी कीजिए, वर्क पे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो वर्क डन, ओके। देखिए फॉर्मूला फाइनल आ चुका है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी वी। लेकिन इसमें दो बातें अभी और समझना जरूरी है। पहली चीज़, ये वर्क किसके कारण हो रहा है, किसका वर्क है ये समझना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो वर्क है, दिस इज वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, ये है, ठीक है। अब जब ये गैस का वर्क होगा, तो अगर ये एक्सपेंशन हुआ, यहाँ आ चुका है अगर पिस्टन ऐसे, तो एक्सपेंशन हुआ है ना, इतना dx चला है, तो इसका मतलब dv पॉजिटिव हो गया। तो जिधर फोर्स गैस ने लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन क्या हुआ, बाय द गैस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, whenever there is expansion, that is when volume increases, ठीक है। और ये वर्क डन बाय द गैस होगा, इंटीग्रेशन पी डी वी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में लिख लेते हैं कि W will be positive when dV is positive, that is in expansion, जब एक्सपेंशन होगी तब। अच्छा, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन dV is negative, that is in compression, ठीक है।
वर्क डन क्या जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, when dV is 0, when dV is 0। तो जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तब वर्क डन जीरो हो जाएगा। और वो कब होगा? दैट इज अंडर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ ही नहीं, है ना। पर ऐसा नहीं कि केवल dV जीरो होगा तभी वर्क डन जीरो होगा। हो सकता है जितना पॉजिटिव वर्क हो उतना नेगेटिव वर्क हो, तो टोटल वर्क डन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब सुनो, क्या प्रेशर अलग प्रोसेस में अलग तरीके से चेंज हो सकता है? बिल्कुल। मतलब वर्क डन इस पे भी डिपेंड करेगा कि किस रास्ते से लेके जा रहे हो आप, या किस प्रोसेस से आप इस चीज को कैरी कर रहे हो। इसका मतलब ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि किस रास्ते से किस तरह से आपने चेंज लाया वॉल्यूम में, और प्रेशर में करस्पॉन्डिंग किस तरह चेंज हुआ है, उस तरह से वर्क भी अलग अलग होगा। इसका मतलब वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द गैस। ओके, therefore we will say that work is a path function, मतलब it depends on the types of process। ठीक है, depends on process पे डिपेंड करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया अपना वर्क डन बाय द गैस पर। ठीक है, अब सुनो, अगर आप बाहर से वर्क करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर, अगर बाहर से वर्क करते हैं तो जरा देखो इस पॉइंट को। अगर आप बाहर से वर्क कर रहे हो, बाहर का आपने वर्क देखा, तो आप इधर से फोर्स लगाओगे, इधर से फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का वर्क देखोगे तो वो वर्क अगर आपने पॉजिटिव लिया तो ये वाला वर्क बन जाएगा नेगेटिव। समझ रहे बात को? मतलब ये जो वर्क है ये वर्क डन बाय द गैस है। इफ वर्क डन ऑन द गैस आप बोलोगे तो यही साइन ऑपोजिट तरीके से लग जाएगा। मतलब वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव, द साइन टेकन विल बी नेगेटिव if there is positive work done by the external agent. If you do positive work on the gas, then the sign which you will take is negative. क्यों? क्योंकि आप अगर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और आप फोर्स अगर बाहर से लगा रहे हैं इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, और अगर कंप्रेशन होगा तो फिर ये वाले फॉर्मूले से W का साइन नेगेटिव लिखोगे। सपोज स्टेटमेंट में लिखा जाए कि वर्क इफ 50 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, तो आप W की वैल्यू लिखोगे -50 जूल। बस मैं इतनी बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख लीजिए कि इन कंप्रेशन एंड ऑल्सो व्हेन वर्क डन ऑन द गैस, जब वर्क डन ऑन द गैस होगा तो वो नेगेटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव वर्क ऑन द गैस करते हैं तो नेगेटिव आप उसकी वैल्यू लिखेंगे। सपोज आपने फोर्स इधर लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है क्योंकि प्रेशर का फोर्स बहुत ज़्यादा था, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। लेकिन जब आप इस पर वैल्यू पुट करोगे तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहा था। तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट लिखे आ सकते हैं, इफ इतना जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, देन इन दैट केस यू विल टेक नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, तो एक सेंस ये हो गया। अब दूसरा सेंस इसका ग्राफ तरीके से है, ग्राफिकल वे से अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल वर्क से आपको ये समझ आ गया होगा कि इस तरह का अरेंजमेंट एरिया देता है ना। जैसे y dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया अंडर y एंड x। लेकिन y की जगह क्या लिखा हुआ है? y की जगह क्या लिखा हुआ है? p। और x की जगह क्या लिखा हुआ है? v। तो अगर pv का ग्राफ है तो एरिया अंडर pv ग्राफ विल बी वर्क डन। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया अंडर
ग्राफिकल वर्क में ही लिख लीजिए, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, तो हम जो यहाँ ऑब्जर्व करते हैं वो सिस्टम के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, आप गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। ठीक है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें साइन कन्वेंशन उल्टी हो जाती है, क्योंकि आप जो ऑब्जर्व करते हैं वो बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, सिस्टम के अंदर से नहीं। गैस द्वारा वर्क नहीं, आप बाहर से कितना वर्क कर रहे हैं उसको स्टडी करते हैं, तो साइन कन्वेंशन रिवर्स हो जाती है। तो उसके लिए फर्स्ट लॉ का भी इक्वेशन अलग हो जाता है। हम फर्स्ट लॉ जो पढ़ेंगे उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका अलग रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस साइन कन्वेंशन डिफरेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग सिस्टम में बैठकर सिस्टम का सब चीज़ देखते हैं और वहाँ से बाहर से देखते हो। ठीक है, तो ये हो गया वर्क एरिया अंडर द कर्व। तो मान लीजिए ये एक कर्व है, इसका वर्क कैसे निकालेंगे? तो इसका वर्क होगा इसका एरिया, इसके अंदर जो एरिया है ये। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि इसमें एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन, तो एरो हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर ये एरो है नीचे की ओर तो इसमें वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मान लो इसका एरिया A1 आया तो इसको पॉजिटिव A लिखोगे तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा पॉजिटिव A। अब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो टेढ़ा सा कर्व है। अगर वो कर्व का एरिया निकलवाना चाहेंगे तो वो ऐसी शेप देंगे जिसका आप एरिया निकाल सकते हो, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल, एलिप्स, ऐसे इन सब का एरिया हमें पता है, तो वो फॉर्मूला आप उसमें लगा सकते हो डायरेक्ट। अदरवाइज कंपैरिजन अगर पूछा जाए कि दो कर्व देकर पूछेंगे कि किस में वर्क ज़्यादा होगा, तो उनका वर्क ज़्यादा होगा जिनका एरिया ज़्यादा होगा, तो एरिया तो आप देख सकोगे ना, बस उसके लिए। तो मान लो इसमें इस तरह से है कि हाँ पॉजिटिव क्यों हुआ? बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, अब मान लो एक तीसरा है इस तरह से, यूं इस तरह से, तो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें कंप्रेशन हुआ है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है। तो इसका जो भी एरिया होगा, मान लीजिए इसका एरिया आ गया A, इसको A1 लिख देते हैं या छोड़ो A रहने दो, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखोगे क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है, देयरफॉर वर्क इज नेगेटिव, जितना एरिया होगा उतना ही वर्क होगा। तो नेगेटिव बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया इसीलिए वर्क जो है वो नेगेटिव हो गया। डन है। अब तीसरे पे आते हैं। मान लीजिए एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, फॉर साइक्लिक प्रोसेस में कुछ ऐसा है, मान लो इस तरह से है, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसमें इस तरह से एरो किया हुआ है, ऐसे। ठीक है, और ये पीवी ग्राफ है। तो अब इसमें वर्क क्या होगा वो हमें देखना है। तो देखो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इतने, इसको आप तोड़ सकते हो दो भाग में, तो इतने का एरिया क्या हो गया? मान लो इतना का एरिया हो गया लेट्स से A1, और इधर का जो एरिया है ऊपर वाले का वो है इतना कंप्लीट। ठीक है, तो इसका एरिया मान लो ये हो गया A2। तो जरा ध्यान से देखो, A1 में कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। इसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव। और इसमें देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जब वर्क आप लिखेंगे, तो साइन के साथ इसको लिखेंगे, तो प्लस A2 और माइनस A1, है ना, तो ये आपका वर्क हो गया।
अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या आप A2 में A1 को माइनस कर रहे हो? बिल्कुल। तो A2 ये पूरा ब्लू वाला लाइन है, इसमें येलो वाला लाइन को आप माइनस कर रहे हो। इसका मतलब इतने पोर्शन को आप वाइप आउट अगर कर दो तो केवल एरिया क्या रह जाएगा? एरिया एनक्लोज विद इन द साइक्लिक कर्व, यही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया एरिया एनक्लोज्ड विद इन साइक्लिक कर्व, इसके अंदर वाला एरिया हो गया। सही है। तो इसका मतलब केवल इतने का एरिया जो होगा यही आपका वर्क होगा। अब ये जो एरिया होगा ये आप निकाल तो लोगे, मान लो ये सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन कौन सा रेडियस लेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। मान लो ये एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड, और अगर ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा होगा। लेकिन करने के बाद आपको फिर साइन भी देखना पड़ेगा। तो देखो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो A2 बड़ा है A1 से, ध्यान से देखो, ये एरिया बड़ा है ये एरिया छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव। तो आप इसमें एक रूल बना सकते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा साइक्लिक में तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में देखो, जब ये इधर वाला पार्ट घूमेगा तो ये वाला एरिया ज़्यादा होगा, दैट इज कंप्रेशन का एरिया ज़्यादा है, दैट इज नेगेटिव वर्क ज़्यादा है। तो हम एक रूल बना के रख लेते हैं कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस इफ क्लॉकवाइज कर्व देन पॉजिटिव वर्क, ठीक है। एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज कर्व या एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक कर्व देन नेगेटिव वर्क, ठीक है, देन नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना। एंड ऑल्सो फॉर साइक्लिक प्रोसेस वर्क इज नथिंग बट एरिया एनक्लोज विद इन द साइक्लिक कर्व, ओके। और पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकता है आपसे, और वो ये कि ये पीवी कर्व ना देकर वीपी कर्व दे दें आपको, वीपी कर्व, और यहाँ पे ऐसे साइक्लिक प्रोसेस बना देंगे, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है ऐसे, अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपको लगेगा कि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क होगा, नहीं, मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि ये वीपी कर्व है तो आपको वॉल्यूम में इसका प्रोजेक्शन लेना है, वॉल्यूम एक्सिस में लेना है प्रोजेक्शन। तो जरा देखो वॉल्यूम जो डिक्रीज हो रहा है उसका एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव वर्क इज मोर देन पॉजिटिव वर्क। तो इन दैट केस दिस साइन कन्वेंशन रिवर्सेस, ओके। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर्व पॉजिटिव नेगेटिव तब होगा व्हेन, इसको भी लिख लेना है, अंडर पीवी कर्व ओनली, अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है, नॉट वीपी ग्राफ, तो अगर वीपी ग्राफ है तो फॉर वीपी ग्राफ साइन इज ऑपोजिट ऑफ पीवी ग्राफ, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज क्लॉकवाइज इज नेगेटिव वर्क and anti-clockwise is positive work, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव कब? जब वीपी है, और वीपी होगा तो जब पीवी है तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, और जब वीपी है तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है जिनको आपको याद रखना होता है। अगर कंप्रेशन है दैट इज ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, इनको यूज़ करेंगे आगे हम लोग कंसेप्ट में, ठीक है। पहले थ्योरी डेवलप कर लेते हैं, फिर आगे यूटिलाइज करेंगे। तो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है एंड डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, देयरफॉर जो हमारे पास 4 प्रोसेस हैं जो हमने स्पेशली पता है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इन सभी में वर्क कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ठीक है।
ताकि उसको डायरेक्ट यूज़ कर सके। ओके, और फिर जनरल प्रोसेस में वर्क कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेंगे। तो कॉपी कीजिए। अब हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क करेंगे फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। एनर्जी टर्म्स इतने ही हैं हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, एक है इंटरनल एनर्जी, दूसरा है हीट और तीसरा है वर्क। ठीक है, तो अब करेंगे वर्क डन इन सेवरल प्रोसेसेस, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इस पे कितना वर्क होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन पी डी वी, ये अपना वर्क डन का फॉर्मूला है। तो P और dV में P को V के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन व्हाट कैन यू से, PV इक्वल्स टू nRT, इसका मतलब P इक्वल्स टू nRT बाई V। ठीक है, तो पुट P इक्वल्स टू दिस इन दिस इक्वेशन, तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट इंटीग्रेशन nRT dV बाई V, यही आएगा। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस T कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, अब लिमिट लगा दो, इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, लॉग nRT लॉग V2 बाई V1 होगा। अब बाई कैसे किया मैंने, ये चीज़ अब आपको समझ आ जाना चाहिए लॉग का प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, nRT लॉग V2 बाई V1। ठीक है, कैसे आता है, देखो आप जब लिमिट रखोगे ना तो V2 माइनस लॉग V1 होगा। अब माइनस होगा तो प्रॉपर्टी के हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप ये भी कह सकते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब V2 बाई V1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो ध्यान से, V2 बाई V1 इज P1 बाई P2। तो क्या इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो अगर वॉल्यूम के टर्म्स में पता है तो ठीक है, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक nRT लॉग, फिर हो जाएगा P1 बाई P2। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, कब, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो ये अब आपको फॉर्मूला याद करके रख लेना है। अगर ये लॉग होता जिसका बेस 10 होता तो यहाँ पे 2.303 आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, लॉग की ही प्रॉपर्टी है वो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, P कांस्टेंट होता है, तब तो काम आसान हो गया। तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ P dV में P बाहर आ चुका है और इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज, इसका मतलब P डेल्टा V, दिस इज वर्क डन। तो वर्क डन इज P डेल्टा V, ये कब होगा, ओनली इन आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में ये वर्क होगा। अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, तो अगर वॉल्यूम में चेंज आया तो टेम्परेचर में भी उतना ही चेंज आया होगा। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NR डेल्टा T, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन इज NR डेल्टा T। ठीक है, नंबर 3, इन आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयरफॉर dV इज 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0। तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा था आपको। तो 3 हो गए। अब चौथे में आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन। ठीक है, तो नंबर 4,
वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको समझते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी के पावर में गामा इज कांस्टेंट, पीवी के पावर में गामा इज कांस्टेंट, वेयर गामा इज सीपी बाई सीवी। अब इस कांस्टेंट को मैं के ले लेता हूँ, ठीक है, के ले लेता हूँ। तो क्योंकि बार बार मैं पी को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो पी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? के डिवाइडेड बाई वी के पावर में गामा लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के वी के पावर में माइनस गामा, है ना। अब आ जाओ वर्क डन। वर्क डन इज इंटीग्रेशन पी डी वी। इसका मतलब p की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो k कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो v के पावर में माइनस गामा इंटू डी वी का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करो, x के पावर में n dx का क्या इंटीग्रेशन होता था? अगर x की पावर n dx को इंटीग्रेट करो तो ये आता है x के पावर में n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ऐसे होता था। तो यहाँ पे v के पावर में क्या होगा? k v के पावर में माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट लगा देते हैं फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए फ्रॉम v1 टू v2। अब जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला टर्म बाहर आ गया, और क्या होगा? k v2 माइनस गामा, ठीक है, प्लस 1। तो प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो? एक और v2 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। पावर में प्लस 1 होना मतलब एक और वॉल्यूम मल्टीप्लाई होना, मैं उसको अलग करके लिख दिया, माइनस के v1 माइनस गामा इंटू v1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब समझिए, इस के वी के पावर में गामा की जगह क्या लिख सकते हैं? के वी के पावर में गामा की जगह पी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 है तो क्या यहाँ भी 2 होगा, और अगर यहाँ पे 1 है तो क्या यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे के v2 के पावर में माइनस गामा है, तो इसका जगह लिख सकते हैं p2। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? इसके जगह p2, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं? p1, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन इज इक्वल्स टू P2V2। देखो बहुत आसान है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब ये वाला टर्म हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो 1 इसमें जोड़ोगे तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा आंसर। तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं और ऊपर भेज देते हैं, या ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। कोई भी एक बात समझ लो, तो कैंसिल करने पे क्या आएगा आंसर? ये माइनस का जगह प्लस, ये प्लस का जगह माइनस, इस प्लस का जगह माइनस, ये माइनस का जगह प्लस, तो हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, तो P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको ये लर्न कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है बार बार, आप लर्न कर लो, ठीक है। अब क्योंकि PV इज इक्वल्स टू nRT, therefore you can write nRT1, or you can also write like this, nRT1 माइनस nRT2, तो मैंने कॉमन ले लिया nR, डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्या
कि T1 माइनस T2 इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा टी, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव ऑफ डेल्टा टी है, ठीक है। अगर आप इसको गामा माइनस 1 लिखोगे तो यहाँ माइनस डेल्टा टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने T1 माइनस T2 लिखा है, T2 माइनस T1 नहीं लिखा है। तो इसको आप ध्यान रखना कि दिस इज नेगेटिव ऑफ NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो T1 माइनस T2 आप करोगे तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, या 1 माइनस गामा अगर करोगे तो T2 डेल्टा टी पॉजिटिव रहेगा। इसको आप +1 इसको माइनस गामा कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपको ये फाइनल रिजल्ट लर्न कर लेना है, ये वाले रिजल्ट और ये वाले रिजल्ट, ठीक है, इनको बस लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और आइसोबैरिक का ये याद रखना है, ये याद रखना है, और आइसोथर्मल का ये याद रखना है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो काफ़ी स्टैंडर्ड है ना। 4 प्रोसेस हमारे स्टैंडर्ड थे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो इनके वर्क डन भी आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए। डन, ठीक है। तो ये हो गए 4, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल 4 प्रोसेस ही होंगे, हो सकता है कोई डिफरेंट प्रोसेस हो, कोई जनरल प्रोसेस हो, उसमें फिर कैसे वर्क कैलकुलेशन होगा। तो देखो हर बार यही करना होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी, कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा किसी एक का दूसरे के टर्म में, उसको उसके टर्म में रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो एक जनरल प्रोसेस का भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ओके, कॉपी की। वर्क डन इन अ जनरल प्रोसेस, ठीक है। जनरल प्रोसेस मतलब कोई भी एक गिवन प्रोसेस है जो पिछले 4 प्रोसेस से मिलता जुलता नहीं है। जैसे PV के पावर में x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये ले लेते हैं। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से ही मैं सारी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। इस पर वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एडियाबैटिक का था, है ना। तो इसको मैं k ले लेता हूँ, तो p को क्या लिखेंगे, k डिवाइडेड बाई v के पावर में x, दैट इज k इंटू v के पावर में माइनस x, ये भी तो बोल सकते हैं, v के पावर में माइनस x, ठीक है। अब जब वर्क कैलकुलेट करोगे तो इंटीग्रेशन p dv, तो k v माइनस एक्स इंटू डी वी का इंटीग्रेशन। अब k बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v के पावर में माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस 1 फ्रॉम लिमिट v1 टू v2। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता ही है क्या होता है आगे, ये हो जाता है p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन x माइनस 1, ये हो जाता है। मतलब जो एडियाबैटिक का था ना वैसा ही कुछ आ रहा है, सिर्फ यहाँ गामा की जगह x हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी वो क्वेश्चन पे गिवन होगा, ठीक। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, NR T1 माइनस T2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। ये सब वर्क का फॉर्मूला हो गया। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे इसको लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया जाए कि कैलकुलेट द वर्क डन in changing temperature from T0 to 2T0 in a process V square P cube equals to constant। ये एक प्रोसेस है, V स्क्वायर P क्यूब इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको बताना है कि वर्क कितना होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर इसका वर्क आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन पी डीवी करना होगा,
इंटीग्रेशन पीडीवी करना होगा, लेकिन वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, p के पावर में 3 है तो इसके पावर में 1 होना चाहिए, तो 1 कैसे करेंगे, अगर ये क्यूब रूट ले लें या 1/3 पावर कर दें तो p के पावर डिवाइड बाई 3 दोनों में करना पड़ेगा, तो v के पावर में 2/3 हो गया और एक नया कांस्टेंट हो गया, एक नया कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब सुनो, अगर इसका वर्क आपको निकालना है तो इसके लिए आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2/3, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आया तो सीधा सीधा ये लगा दो, काम खत्म। तो वर्क डन लिखोगे nr T1 कितना है T0 माइनस 2 T0 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x की वैल्यू क्या हो गई 2/3 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आएगा और ऊपर से भी नेगेटिव आने वाला है, तो आ जाता है माइनस nr T0 माइनस nr T0 और 3 में से 2 गया तो 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ऊपर से चला गया तो 3 nr T0 हो गया, ये हो गया वर्क डन। तो आपको कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फाइनल फॉर्म याद रखो और x की वैल्यू निकालने आपको आ जाए तो, ठीक है ना, ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज अगर इस फॉर्म में नहीं है, हो सकता है e के पावर में समथिंग है, तब फिर आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्रेशर को रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा किसी जनरल प्रोसेस का वर्क डन। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिसमें इस तरह का प्रोसेस दिया जाए, जिसमें लिखा हुआ है v² इक्वल्स टू t³ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, v² t³ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम T0 टू T0, आपको बताना है वर्क डन कितना होगा अगर 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है तो देखो यहाँ पर प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर है, तो फिर इसको इंटीग्रेशन पीडीवी अगर करें तो P मुझे चाहिए होगा, तो आप T को यहाँ से हटाओगे और इसको बनाओगे फंक्शन ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन आइडियल गैस, PV इक्वल्स टू nRT से T को क्या लिख सकते हैं PV बाई nR, ये लिख सकते हैं। फिर इसको वहाँ पे पुट करोगे तो v² इक्वल्स टू PV बाई nR होल टू द पावर 3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर इसको सॉल्व करोगे तो PV का अपना एक फंक्शन पे बन जाएगा और उसके बाद फिर आप कर पाएंगे, जैसे ये क्या बन जाएगा P³ और V के पावर में 3 और 2 5 है ना, और ये nR तो एक कांस्टेंट ही टर्म है, उधर जाके भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेशन में डालोगे और फिर करोगे तो वर्क आएगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा इतना लेंदी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एडियाबेटिक में ऑलरेडी इनका रिलेशन निकाल के रख लिया है और एडियाबेटिक और इसमें बस गामा और एक्स का डिफरेंस है, तो क्यों ना मैं उसी चीज़ को यूज़ करूँ। क्या यूज़ करना है, PV के पावर में x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसको मैंने जनरल प्रोसेस बोला, तो फिर इसको भी तो बोल सकते हैं TV के पावर में x माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये कहाँ से आता है, जब आप P को रिप्लेस करते थे T के टर्म्स में तभी तो ये आता था। तो इसका मतलब ये काम हमने ऑलरेडी करके यहाँ पे रख रखा है, तो मैं बार बार क्यों करूँ इसको। और PT का कैसे लिखा था, PT गामा, तो गामा की जगह हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इनको ही यूज़ करोगे और कंपेयर कर करके x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर उस फॉर्मूले में रख दोगे वर्क डन बाय जनरल प्रोसेस में और अपने आप ये काम हो जाएगा। तो आइए कंपेयर करते हैं, तो इसको बना लो उस फॉर्म का। तो ये है t³ और v² इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इस जगह चाहिए पावर में 1 तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो TV 2/3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आ गया इस फॉर्म में। अब इसको कंपेयर कर लो, तो 2/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 1 की वैल्यू इतनी है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5/3 इक्वल्स टू x। अब वर्क कैसे निकालेंगे, क्या हो रहा है इसमें, टेम्परेचर इसमें भी चेंज हो रहा है, तो लिखोगे nR T0 माइनस 2 T0 अपॉन x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या है 5/3 या x माइनस 1 की वैल्यू 2/3 है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको 2/3 रख लेते हैं, n की वैल्यू 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2R और ये हो गया माइनस T0
और x माइनस 1 की वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 डाल दो, ये चला गया ऊपर, 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर इज -3 RT0। ये वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। अब मान लो कोई ऐसा प्रोसेस दे दिया जाए सेकेंड पार्ट में, जैसे p² के पावर में 5 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा दे दिया जाए, तो अब इसमें कैसे करोगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, है ना, इसका पावर में इधर भेज दो, तो p5/2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब 5/2 की वैल्यू किसके बराबर है, x/1 माइनस एक्स के बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 - 5x इक्वल्स टू 2x, इसको इधर भेज दीजिए, तो 7x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5/7। अब बस वापस इसमें डाल दो, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, अपने आप ही वर्क आ जाएगा। तो कोई भी रिप्लेसमेंट और इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने एडियाबेटिक के पुराने रिलेशन से ही इसको कंपेयर करके कर सकते हो। एडियाबेटिक का गामा होता है, यहाँ पे जनरल प्रोसेस में x होता है, ठीक, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा वर्क का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं कैसा वर्क कैलकुलेशन होने वाला है। अब नेक्स्ट टाइप का कैलकुलेशन ऑफ वर्क देखते हैं, जिसमें पिस्टन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस इन गिवन पिस्टन अरेंजमेंट एंड द अरेंजमेंट इज लाइक दिस, इट इज स्लोली हीटिंग। सबसे पहली बात, स्लोली हीटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, स्लोली हीटिंग है, और एडियाबेटिक वॉल्स हैं चारों तरफ से ऐसे, ठीक है, मतलब एनर्जी का कोई लॉस इनसे तो नहीं हो रहा, इनसे नहीं हो रहा, ओके। और ये भी है एडियाबेटिक है, सारे एडियाबेटिक वॉल्स हैं, लेकिन ये मूवेबल वॉल है, मूवेबल पिस्टन, ठीक है। तो अब याद करो, मैंने पिस्टन से रिलेटेड केटीजी में अब बताया था आपको, है ना, कि अगर मूवेबल पिस्टन होता है तो क्या होता है, तो वही कंसेप्ट आपको लगाना है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हेन यू आर स्लोली हीटिंग द टेम्परेचर इन गेट्स डबल, टेम्परेचर गेट्स डबल्ड, मतलब कितना हो जाता है, 600 केल्विन हो जाता है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस इन स्लोली हीटिंग टू डबल इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा गैस द्वारा, यहाँ पे गैस है, ठीक है, यहाँ पे गैस है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है, तो याद करो मैंने बताया था कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसीलिए डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NR डेल्टा T। एडियाबैटिक ये आइसोबैरिक का यही होता है वर्क डन, ठीक है। अब सुनो, डेल्टा T कितना दिया हुआ है, डबल के करना है, यानी कि 600 केल्विन करना है, तो चेंज कितने का हुआ, 300 का हुआ। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू 300, बस डन, दिस इज द आंसर, डन है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। मान लो इसी में इसको फिक्स कर दिया जाता है ना, इफ दिस वुड हैव बीन फिक्स्ड, इफ इट इज नॉट मूवेबल, इफ फिक्स्ड पिस्टन, फिक्स्ड पिस्टन, तब वर्क डन बाय गैस क्या होता, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसलिए वर्क डन इज 0। इफ फिक्स्ड पिस्टन देन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन विल बी 0, ठीक है। तो पिस्टन कैसा है ये आपको देखना है, ये A है, ये B है। अब C पर आते हैं, इसलिए पिस्टन मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ा दिया था, केटीजी में बता रखा है ये सब। तो अगर आप भूल गए हो तो एक बार आप पुराने टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए वीडियो को देखकर, या अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अब तीसरा पे आते हैं, ठीक ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया। क्या चेंज आया, पिस्टन मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन है, लेकिन यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना, हमने स्प्रिंग से रिलेटेड भी उसमें किया हुआ था।
तो दिस इज अ मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, ठीक है, और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो क्वेश्चन है कि अगर इसको स्लोली हीटिंग कर रहे हैं, स्लोली हीटिंग का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। स्लोली हीटिंग का मतलब स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, धीरे धीरे हो, है ना। मैंने बता रखा है आपको कि प्रोसेस जो होंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम पूरे टाइम अचीव रहेगा, मतलब PV = nRT होल्ड करता रहेगा हर बार, इसीलिए। तो आइए करते हैं फिर। क्वेश्चन है कि अगर ये पिस्टन मूवेबल है और मूव करके अगर वो x0 लेंथ तक पहुंच जाता है, ठीक है, x0 लेंथ पहुंचने में यहाँ पिस्टन पहुंच जाता है, तो बताओ कितना वर्क करेगा। ये गैस कितना वर्क करने वाली है, गैस का वर्क इन ऑर्डर टू मूव टू x0 लेंथ। तो उसके लिए अब क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं मान सकते आप, मतलब फोर्स बराबर होगा, कांस्टेंट नहीं, प्रेशर नहीं। मैंने क्या बताया था आपको, अगर पहले याद हो तो, ये पिस्टन अगर मूव करे तो प्रेशर ऑफ गैस आप निकाल सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हैं, और जो पूरे टाइम वो चेंज होता रहेगा। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे स्प्रिंग दबा, तो दबने के कारण वो फोर्स लगाएगा और ये प्रेशर गैस का भी फोर्स लगाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं ज़रा बताओ। एक जनरल डिस्टेंस ले लेते हैं, x डिस्टेंस ले लेते हैं, x डिस्टेंस, ओके, और x डिस्टेंस पर पिस्टन मान लेते हैं वो यहाँ पर है, x डिस्टेंस पर पिस्टन यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से dx मूव करने में कितना वर्क करना पड़ता है, dx, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो x पर क्या होगा प्रेशर, x पर जब वो था तब प्रेशर क्या होगा वो निकालते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया, इधर से फोर्स लग रहा है और इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया लग रहा है, और स्प्रिंग दबने के कारण kx फोर्स लगेगा, याद आ रहा है। इस पर नेट फोर्स 0 होने वाला है क्योंकि वो स्लोली प्रोसेस किया जा रहा है, तो फोर्सेस पूरे टाइम इक्विलिब्रियम अचीव करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर का फोर्स कितना है, प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया, इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया और kx फोर्स। तो प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया इज इक्वल्स टू P0A प्लस kx। Therefore you can say pressure of gas is P0 plus kx by A। ये आ गया प्रेशर, ठीक है। अब इस प्रेशर का आपको वर्क करना है, तो वर्क के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन dV, है ना। अब dV क्या लिखोगे, तो एरिया इंटू dx इज dV, आया समझ, ये काम करने वाले हैं। तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन P dV, और प्रेशर ऑफ गैस लेंगे और dV, प्रेशर ऑफ गैस ये हो गया P0 प्लस kx बाई A इंटू dV, और dV क्या होगा, A dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो जिधर ये फोर्स लगा रहा है प्रेशर, मतलब ये गैस जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो पॉजिटिव वर्क होगा। और ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो ये A और ये A कैंसिल हो जाएंगे और x dx का इंटीग्रेशन रहेगा, और यहाँ पर P0 A dx का इंटीग्रेशन रहेगा फ्रॉम x इक्वल्स टू 0। ये नेचुरल लेंथ पर था, ये नेचुरल लेंथ है, क्वेश्चन में गिवन था, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग चल के x0 लेंथ तक जाने में कितना वर्क होगा, ये क्वेश्चन था, ठीक है, इंटू x0 टू x0। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, आ जाओ। तो इंटीग्रेट करने पे क्या आंसर आ रहा है, वर्क डन इज इंटीग्रेशन P0 इंटू A dx, ये सब कांस्टेंट है, बाहर हो गए, तो 0 से लेकर x0 तक, प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो kx dx, इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x0, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाता है, P0 इंटू A x0 प्लस इसका क्या वर्क हो जाएगा, हाफ kx स्क्वायर x0 स्क्वायर, लिमिट भी डाल दिया मैंने, ठीक है। ये x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट फ्रॉम 0 टू x0, तो kx0 स्क्वायर बाई 2 आ गया इसका वर्क। तो टोटल वर्क ऐसा निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का एक हमारे पास डिफरेंट मेथड भी है, ये मैंने जो पढ़ाया अभी तक आपको थर्मोडायनेमिक्स से, उस मेथड से करके दिखाया, बट हमारे पास वर्क पावर एनर्जी से वर्क एनर्जी थ्योरम वाला भी
एक कंसेप्ट है जिसको आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक। तो आइए मैं सिखाता हूँ मेथड 2 बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे वो क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कौन कौन से फोर्स का वर्क होगा, वर्क डन बाय दिस गैस, तो वर्क डन बाय दिस गैस प्लस वर्क डन बाय दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स का वर्क, उसका भी वर्क होगा। तो वर्क डन बाय पी नॉट प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दिस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ पिस्टन की बात हो रही है। तो स्लोली हीटिंग का मतलब ही यही होता है कि वो इतना धीरे धीरे जा रहा है कि आपको क्वासी स्टैटिक लग रहा है, मतलब इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक, तो उसके चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी चेंज विल बी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वर्क डन बाय गैस ऐसे छोड़ दिया प्लस वर्क डन बाय पी नॉट। अब पी नॉट फोर्स किधर लग रहा है, देखो इधर लग रहा है, पी नॉट इंटू एरिया वाला फोर्स इधर लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो वर्क उसका नेगेटिव होगा। क्या लिखेंगे, पी माइनस पी नॉट इंटू ए फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स नॉट, ये हो गया। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स पूरे टाइम इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रही है, तो आप पहले उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन की बात करोगे तो नेगेटिव वर्क होगा, तो माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये फाइनल हो चुका है, इनिशियल नेचुरल लेंथ था और फाइनल एक्स नॉट लेंथ तक पहुंचाना है, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो देखो ये डायरेक्ट हो गया, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल्स टू, देखो पी नॉट इंटू ए एक्स नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, देख रहे हो बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो आप इसमें भी लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें आपको वर्क एक एक फोर्स का देखना पड़ेगा, तो फोर्स आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आप वर्क लगा के काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर बता दीजिए। क्योंकि स्लोली हीटिंग है तो हमेशा ये ज़ीरो ही रहेगा, ओके। और ये कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं आप, तो पी नॉट ए पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा और डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप पिस्टन वाले भी अब वर्क आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। जनरली अगर दो पिस्टन लगाकर हीटिंग किया जाए और उसके बीच में रस्सी लगा दें या वायर लगा दें, तो अगर आपसे टेंशन पूछा जाए तो उसमें टेंशन आ जाएगी, क्योंकि वो एक्सपैंड करेगा तभी वो टेंशन आएगा। तो बस यही एफबीडी में एक टेंशन फोर्स भी दिखा दोगे, है ना, उसको आप ट्राई करना, वैसे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब वर्क के ग्राफिकल मेथड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो ग्राफ से काफ़ी आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक गैस है जिसकी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है पी नॉट, वी नॉट और टी नॉट, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम डबल करते हैं, 2 वी नॉट कर देते हैं यूजिंग आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो 3 अलग अलग तरीके से वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। एक प्रोसेस यूज़ किया हमने आइसोबैरिक, एक प्रोसेस यूज़ किया आइसोथर्मल, एक प्रोसेस यूज़ किया एडियाबैटिक। तो कंपेयर करो कि उनमें वर्क डन क्या आया, कंपेयर देयर वर्क डन। तो पहले वाले में वर्क डन मान लो W1 है, दूसरे वाले में W2 है, तीसरे वाले में W3 है। तो इनको आप कंपेयर कीजिए, किस में वर्क डन ज़्यादा होगा, किस में सबसे कम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप ग्राफ के मेथड को लगाए करो, ठीक है। इसके ग्राफ को बनाओ, ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ कौन सा बनाए, PT बनाए, VT बनाए, PV बनाए, कौन सा बनाए, वो बनाओ जिसका एरिया मुझे वर्क देता है, दैट इज PV ग्राफ। तो PV ग्राफ बना लेते हैं, देखिए ये हो गया PV ग्राफ, PV। अब मैं तीनों ही प्रोसेस का यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इनिशियल P नॉट और V नॉट था, ये V नॉट इनिशियल, ठीक है, ये है सिचुएशन।
और ये फाइनल 2v0, ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है ऐसा। अब बताओ अगर मुझे आइसोबैरिक प्रोसेस दिखाना है तो मुझे कैसा बनाना पड़ेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो दिस इज आइसोबैरिक। अब पीवी में मुझे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक बनाना है और दोनों के दोनों ही हाइपरबोलिक होते हैं। तो अब आपका वो शॉर्टकट काम करेगा कि इनमें से कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल, ये आपका शॉर्टकट काम करेगा। तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि एक अपने पेन को या पेंसिल को ऐसे रख लो और इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, जो पहले मिलेगा वो क्या बनेगा? आइसोथर्मल। तो दिस इज आइसोथर्मल, ठीक है, और ये हो गया अपना एडियाबैटिक। एडियाबैटिक तो देखो वर्क मुझे देखना है, तो वर्क क्या होता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो किसका एरिया सबसे ज्यादा है? तो देखो आइसोबैरिक का एरिया सबसे ज्यादा है, फिर आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा है, एंड देन फिर एडियाबैटिक का है। तो अगर केवल आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को कंपेयर करने आपसे पूछा जाता है कि सेम वॉल्यूम का चेंज ला रहे हैं, सेम वॉल्यूम V0 से 2V0 सेम वॉल्यूम का चेंज आया है, तो किस में वर्क ज़्यादा होगा? तो आइसोथर्मल में वर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एरिया देखो ज़्यादा है अंडर द कर्व और इसका एरिया कम है एडियाबैटिक का अंडर द कर्व। तो आप कंपेयर कर सकते हैं आप बाय लुकिंग इनटू एरिया अंडर ग्राफ, we can say that work done in isobaric is greater than work done in isothermal is greater than work done in adiabatic process। तो ये हो गया अपना रिलेशन, ठीक है, ऐसे करते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे, ये समझ गए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा प्रोसेस है, बिल्कुल सर्कुलर बना हुआ है, सर्कल, ठीक है, और ये है प्रेशर यहाँ पर P2 और ये है प्रेशर यहाँ पे P1 और ये है वॉल्यूम यहाँ पर V1 और यहाँ है वॉल्यूम V2 और ये है PV ग्राफ, ठीक है, और इसको मैं घुमा देता हूँ क्लॉकवाइज ही घुमा देता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो वर्क डन क्या होगा इसका? कैलकुलेट वर्क डन क्या होगा बच्चों बताओ? एरिया अंडर द कर्व, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया इनसाइड द साइक्लिक कर्व, ये होगा वर्क डन। अब ये अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर का एरिया क्या होगा? सबसे पहले तो वर्क हो गया पॉजिटिव, वाई? बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपेंशन ज़्यादा है, कंप्रेशन कम है, नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो वर्क डन पॉजिटिव। पर अब एरिया कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा रेडियस लोगे? यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है P2 माइनस P1/2 और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है V2 माइनस V1/2। तो कौन सा ले? दोनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसीलिए आप इसको पाई आर स्क्वायर ना लेकर आप ऐसे देख लो कि दो रेडियस है, तो पाई R1 R2 कर लो, सबसे अच्छा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई पहले वाले का कितना हो गया? P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 हो गया डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस हो जाएगा। अगेन V2 माइनस V1 इज डायमीटर, इसका हाफ कर दो तो रेडियस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका वर्क डन, दिस इज योर वर्क, ठीक है, ऐसे करते हैं और ये पॉजिटिव होगा। मैंने कहाँ से निकाला? तो एरिया ऑफ एलिप्स से निकाला। एलिप्स का एरिया कितना होता है? एलिप्स एरिया इज पाई AB। ए और बी क्या होता है? सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस, है ना। तो वहाँ से मैंने एरिया ऑफ एलिप्स लिखा। एलिप्स एरिया इज दिस, ठीक। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए कंफ्यूज मत होना कि पाई आर स्क्वायर में क्या लूँ मैं यार, ठीक।
तो ये हो गया अपना। अब इसी में अगर मैं रेक्टेंगल दे देता तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते, ट्राइंगल दे देता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते, और सर्कल है तो सर्कल में कन्फ्यूजन होगा, बाकी किसी में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। अच्छा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, कि पीवी का ग्राफ है जिसमें ऐसे कम हुआ और कम होकर फिर ऐसे बढ़ गया, ऐसे, ठीक है, और सेम वॉल्यूम पहुँच गया, सेम प्रेशर पहुँच गया, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, ठीक। तो बताओ इसमें वर्क डन का क्या ट्रेंड है, वर्क क्या हो रहा है, वर्क फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या रिमेन्स कांस्टेंट, क्या होगा। तो देखो वर्क डन इस पर डिपेंड नहीं करता कि प्रेशर कैसा वेरी किया है, वर्क डन इस पर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम में क्या वेरिएशन आया। तो वॉल्यूम तो पूरे टाइम बढ़ ही रहा है ना, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड द चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, देयरफॉर वर्क डन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो कम होके ज़्यादा नहीं होगा, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड इट इज एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, ऐसा नहीं हो रहा है कुछ। तो एरिया अंडर कर्व होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। और वॉल्यूम जब आप देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ ही रहा है, तो एज वॉल्यूम इंक्रीजेज देयरफॉर यू विल से दैट वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, बट वर्क जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। अगर आप इतने दूर का वर्क लेंगे, फिर इतने दूर का वर्क लेंगे, फिर इतने दूर का वर्क लेंगे, तो पूरे टाइम इंक्रीज ही हो रहा है। फ्रॉम V1 टू V2 इफ यू गो देन वर्क इज इंक्रीजिंग, और टोटल वर्क क्या होगा, टोटल एरिया। तो अगर इंक्रीज डिक्रीज का अगर कंसेप्ट हो तो वर्क जो है वो इंक्रीज ही होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2। अगर आपको यहाँ से कंपेयर करके लेके जाना है तो यस इंक्रीज ही होता जाएगा, लेकिन अगर पूरे इंटरवल की बात करो तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। समझ आ रहा है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि कम हुआ वर्क फिर ज़्यादा होगा वर्क, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अब ये मत सोचना कि ये सर एरिया आप यहाँ देखो तो कम हो रहा है, फिर एरिया यहाँ बढ़ रहा है, इससे हम कंक्लूजन नहीं निकालते किससे हैं, वॉल्यूम से निकालते हैं कि वॉल्यूम बढ़ ही रहा है तो वर्क डन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट इसमें नहीं हो रहा है, नीचे जाता तो होता कुछ, ओके। तो दिस इज जनरल मिस्टेक विच स्टूडेंट्स इनकर, so you have to keep in mind that work is not decreasing and then it is not increasing, it is continuously increasing from interval 1 to 2, V1 to V2, okay। चलिए, तो ये हो गए ग्राफ के बारे में नॉलेज, ओके। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक मोनोएटॉमिक गैस है, एक डायटोमिक गैस है, एक ट्राइटोमिक गैस है, तीनों की इनिशियल वॉल्यूम V0 है, इन तीनों को एडियाबेटिकली इनकी वॉल्यूम बढ़ाई दी जाती है, बढ़ाकर डबल कर देते हैं, है ना, इसको भी डबल, इसको भी डबल, इसको भी डबल। तो आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सा ग्राफ किसका है, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, कौन सा ग्राफ किसका है, इनमें से कौन सा मोनोएटॉमिक है, कौन सा डायटोमिक है, कौन सा ट्राइटोमिक है। इसमें क्या ये आइसोथर्मल है, इसको यहाँ से घुमाओगे पहला गैस जो मिला वो आइसोथर्मल है क्या, नहीं, सारे एडियाबेटिक है, क्योंकि इसमें लिखा है कि एडियाबेटिकली इनको एक्सपेंड किया जा रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पर तीनों के तीनों एडियाबेटिक है। कंफ्यूज मत होना कि आइसोथर्मल हो गया, नहीं, लेकिन इनका जो स्लोप है वो अलग अलग है। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो गामा पे डिपेंड कर रहा है। पीवी का, एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी होता है, तो पी बाई वी तो तीनों का सेम है, मतलब गामा पे डिपेंड करने वाला है। तो गामा से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अब सुनो, बात ऐसी है कि गामा का जो अपना टेबल था, याद करो, मोनोएटॉमिक का क्या था, मोनोएटॉमिक का क्या था, 5/3 था, डायटोमिक का क्या था, 7/5 था, और ट्राइटोमिक का क्या था, 4/3। तो अगर आप कंपेयर करो, डेसिमल में ले आओ इसको, तो कितना होगा ये 1.6 के आसपास, और ये 1.4, और ये हो गया 1.3। तो गामा जो है वो मोनो का सबसे ज़्यादा है और गामा डाया का उससे कम,
और ट्राई का सबसे कम, यही है गामा, याद है आपको, ट्राई एटॉमिक का सबसे कम 4/3। तो अब सुनो, पीवी के पावर में गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के पावर में गामा। इसका मतलब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, एज गामा इंक्रीजेज फाइनल प्रेशर डिक्रीजेस, एज गामा इंक्रीजेस फाइनल प्रेशर डिक्रीजेस। तो इसमें जिसकी फाइनल प्रेशर सबसे कम, जिसका फाइनल प्रेशर सबसे कम वो होगा सबसे कम, सबसे ज़्यादा गामा वाला, है ना। गामा ज़्यादा फाइनल प्रेशर कम, तो गामा सबसे ज़्यादा किसका है, मोनो का है। इसका मतलब ये हो 3 हो गया मोनो, ये हो गया डाई, ये हो गया ट्राई। समझ में आया। तो जिसका फाइनल प्रेशर सबसे ज़्यादा उसकी गामा सबसे कम, तो सबसे कम गामा कौन है, ट्राई एटॉमिक की है। देयरफॉर व्हाट इज 3 इक्वल्स टू, 3 इज इक्वल्स टू सबसे कम फाइनल प्रेशर, सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा गामा, तो मोनो एटॉमिक। 2 हो गया डाया एटॉमिक और 1 हो गया ट्राई एटॉमिक। समझ आया, डाया एटॉमिक। अब इसमें वर्क से भी पूछा जा सकता था, बताओ किसमें वर्क ज़्यादा होगा। तो एरिया किसका ज़्यादा है, जो ऊपर वाला उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो ऊपर वाले का नाम ही नहीं पता होगा क्या है, मोनो है कि ट्राई है, तो उसके लिए बस गामा का कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, तो गामा किसका सबसे ज़्यादा है, गामा सबसे ज़्यादा मोनो का है, इसलिए सबसे ऊपर वाला मोनो, सबसे नीचे वाला मोनो होगा, क्योंकि गामा के इनवर्स प्रोपोर्शन फाइनल प्रेशर है। उसी तरह से आप वर्क का कंपैरिजन कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व देख के। तो किसमें सबसे ज़्यादा वर्क होगा, तो 1 का वर्क सबसे ज़्यादा होगा, 1 का नाम क्या है, ट्राई एटॉमिक, तो ट्राई एटॉमिक का वर्क सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने सिर्फ वर्क के बारे में डिस्कशन ज़्यादा किया, ऑल्दो एनर्जी के 2 टर्म्स और थे, इंटरनल एनर्जी और हीट। इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने केटीजी में काफ़ी डिस्कशन कर लिया था, और हीट के बारे में बेसिक सा जो फॉर्मूला है वही है। तो वर्क डिटेल में जानना इम्पॉर्टेंट था। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, है ना, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, इनका क्या रिलेशन है आपस में। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं।